अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान और ये ख़ित्ता पूरे का पूरा एक इकनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है और इस सिलसिले में मैरीटाइम स्ट्रेटजी और सी पोर्ट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी लिहाज से अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन ने गवादर जैसी पोर्ट को एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल बना दिया है, ना सिर्फ ख़ित्ते की नुक्ता नज़र से बल्कि ग्लोबली भी। इसी पस मंज़र में हम बात करेंगे और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर अज़हर अहमद ने, जो कि एक मैरीटाइम एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने पीएचडी किया एनडीयू से, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट डिपार्टमेंट से, और अभी उन्होंने एक रिसेंटली एक बुक ऑथर की है जिसका उन्वान है गवादर अ बैलेंस इन ट्रांजिशन। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर हम गवादर को देखें, जैसे कि अब आजकल हम सुन रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इस चीज़ को, और गवादर की जो अहमियत है सी पैक के अंदर उससे कोई भी ना वाकिफ़ नहीं है। अगर हम उस तनाज़र में बात करें तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में गवादर की अहमियत में मज़ीद इजाफा होगा और ये एक ज़्यादा सेंट्रल स्टेज हासिल कर लेगी? और अब जब ये सेंट्रल हो जाएगी तो इसका मतलब है जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी उतनी वल्नरेबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। आपका क्या कहना? जी शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है, जैसे आपने कहा, कि बहुत ही अहम मौजू है और उस पर जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि हमें जो अपनी अच्छाइयाँ हैं, जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज़ करने की ज़रूरत है। और शायद बहुत सी हमारी एप्रीहेंशंस जो हैं, बातें, वो इस वजह से भी निकलती हैं कि हम बहुत ज़्यादा रीच आउट नहीं करते लोगों तक और पूरी बात नहीं पहुंचाते। तो गवादर, बिल्कुल गवादर की अहमियत बहुत वाज़े है, क्योंकि जो आपके एलिमेंट्स ऑफ मैरीटाइम पावर हैं उनमें ज़ाहिर है पोर्ट्स की बड़ी अहमियत है। पोर्ट्स हैं तो बाकी मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें हैं, वरना वो नहीं है। और जैसा कि आपने फरमाया कि जो हमारी अभी जोग्राफियाई पोजीशन है, हमारी जो जियो स्ट्रेटिजिकल या जोग्राफिक लोकेशन है, उसकी वजह से पाकिस्तान की बिलअमूम और बिलखुसूस गवादर की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी चाहिए, चीन को बहरा अरब में आने के लिए रास्ता चाहिए, रूस और वस्त एशिया तो हमेशा से उस रास्ते की तलाश में रहा है, वो भी है, और फिर बाकी दुनिया को उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त तमाम दुनिया का रुख कम से कम इक्तिसादी लिहाज से वो चीन की तरफ है। तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये एक बड़े अच्छे ब्रिज का काम जो है वो सीपैक कर सकता है। तो मेरी नज़र में बिल्कुल इसकी अहमियत बढ़ेगी जूँ लोगों को पता चलता जाएगा कि ये क्या कर सकता है। अभी तक कुछ शकूक व शुबात हैं, लोग पूरी तरह कायल नहीं हैं इसकी अफादियत के, उस पर शायद आप आगे बात करेंगे। लेकिन मेरी नज़र में जैसे जैसे हो रहा है, और चूँकि मैं थोड़ा सा, आपको मालूम है कि मेरी कुछ अदबी हलकों में भी और कुछ गैर मुल्की हलकों में भी डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत होती रहती है, तो मैं एक वाज़े तब्दीली देख रहा हूँ सोच में, ख़ास तौर पे यूरोपियन डिप्लोमेट्स के अंदर, यूरोपियन बिजनेसमैन के अंदर, कि वो भी अब उसको क्वेश्चन करने की बजाय अब वो ये पूछ रहे हैं कि अब इसमें शामिल किस तरह हुआ जा सकता है। सर, आपने जिक्र किया बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेट्स का। अभी रिसेंटली बहरिया यूनिवर्सिटी ने ही एक अरेंज किया था यूरोपियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान का एक सेमिनार। उसी सेमिनार में जब उनसे सवाल किया गया सी पैक के मुताल्लिक, तो उन्होंने एक बड़ा सेंटेंस, जिसे कहते हैं कि बड़ा कंक्लूसिव सा सेंटेंस उन्होंने दिया, और मैं आपकी राय जानना चाहूँगा उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये खित्ते को तो फ़ायदा पहुँचाएगा, लेकिन शायद उस तरह से पाकिस्तान को फ़ायदा ना पहुँचा सके। सर, इस परसेप्शन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जी देखिए, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे वो उसी बात से जहाँ से मैंने आगाज़ किया था कि लोगों को बताने की ज़रूरत है। हमने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लिया उसमें, कि शुरू में जब हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया तो हमारी हुकूमत ने उसकी सही तरह तशहीर नहीं की, लोगों को बताया नहीं। उसकी वजह से ये हुआ कि फिर ज़ाहिर है अगर आप काम कर रहे हैं और आप मुझे नहीं बताते, तो फिर तो जो भी
कहीं से मुझे खबर मिलेगी, मैं उस पर यकीन करूँगा और फिर उसमें अफवाहें भी उड़ेंगी। और उसमें एक बड़ी बुनियादी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त दुनिया की ख़बर के ऊपर मगरिब की इजारादारी है। बिल्कुल। हमें उस कदर एहसास नहीं होता कि जिस कदर वो हमारा जहन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए। हमारी ख़बरों का महवर, हमारी ख़बरों का ओरिजिन जो है वो बुनियादी तौर पे इस वक्त मगरिब है। तो हमारे पास वही ख़बरें आती हैं और ज़ाहिर है मगरिब के लिए सीपैक कोई इतना अच्छा शगुन नहीं था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि चीन उनसे सबकत लेके जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जो चीन और अमेरिका के दरमियान एक मुकाबला है नंबर 1 पोजीशन के लिए, उसमें इस वक्त पाकिस्तान और सीपैक एक कलीदी हैसियत इख्तियार कर चुका है, ये डिटर्मिन करने में कि कब तक अमेरिका इस पोजीशन पे रहता है और कब चीन उसको टेक ओवर करता है। तो इसलिए उन्होंने तो आपके जहन में शकूक व शुबहात डालने हैं। राइट। लेकिन सर ये नेटो कंट्रीज को आप नहीं देखते कि वो ज़्यादा करीब हैं? अभी हमने देखा एक किस्म के क्रैक्स नेटो और यूएस के दरमियान में। मैं रीजनल और ग्लोबल पे बाद में आना चाह रहा था, लेकिन जस्ट फॉर अ स्टार्ट, आप ये नहीं देख रहे कि नेटो कंट्रीज जो हैं वो आर फॉर द सीपैक, वो इसकी फेवर में, क्योंकि उनके स्टेचर को डायरेक्टली चैलेंज नहीं हो रहा जिस तरह से यूएस को फेस करना पड़ रहा। सो नेटो कंट्रीज इतने कॉशियस क्यों सीपैक को लेकर? जी देखें, बुनियादी तौर पे जैसे मैंने भी शुरू में कहा कि ये तसल्लुत की जंग सिर्फ अमेरिका और चीन की नहीं है। ठीक। ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है, जो किताब में भी आपने जिक्र किया कि मैंने बात की है, ये बुनियादी तौर से मगरिब से मशरिक की तरफ है। तो ये पूरे मगरिब को इससे एक मसला है, उलझन है कि हमारी जो एक इजारादारी थी, तसल्लुत थी, क्योंकि वो एक टीम थी जी। लीडर उसका ठीक है अमेरिका है, लेकिन वो अमेरिका की टीम का हिस्सा थे और वो हुक्मरानी कर रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया, नेटो वो एक इम्प्लीमेंटेशन टूल है अमेरिका की या मगरिब की इजारादारी का। तो उनको भी ये एहसास तो है कि अगर चीन राइज़ करता है, अगर एशिया राइज़ करता है, तो उनकी वो वैल्यू जो है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो इक्तिसादी हो, वो कम होगी। तो ये चीज़ उनको खटकती है। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि वो एक तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। एक तरफ तो वो इसकी अफादियत को समझते हैं, उनको पता है कि इसको ज्वाइन करना है और इसके बगैर चारा कायर नहीं है, तो वो भी है। और कभी कभी उनकी वो हिस्स जो है कि उनका तसल्लुत जो है वो इसकी वजह से मादूम हो रहा है, उसकी वजह से वो इसके ख़िलाफ़ भी बयान देते हैं। तो वो अभी तक उस गडमगड का शिकार हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ से भी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिलते हैं। एक पॉलिसी आपको एक यकसानियत के साथ नहीं मिलती। तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि वो इस तरफ आ रहे हैं और अमेरिका से भी कुछ मामलात में उनके इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, जो कि आपने बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल। अच्छा, अब वापस हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। गवादर की अहमियत का आपने तज़किरा किया। फिर दूसरा एक सीपैक की अगर हम बात करें एज ए कॉरिडोर, तो उसके लिए जिस तरह जो उसका रूट है वो बिल्कुल आप समझ लें कि पाकिस्तान की बैकबोन के तौर पे गुजर रहा है। सो बैकबोन के तौर पे तो गुजर रहा है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान एज अ स्टेट तैयार हैं उन सब चैलेंजेस? अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली वो लेकर आ रहा है, लेकिन साथ में हमारे चैलेंजेस भी हैं। क्या हम एज अ नेशन, एज अ स्टेट, हम तैयार हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए और उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल है, जो हमें बजाय सीपैक के ऊपर सवाल उठाने के ये सवाल करने की ज़रूरत है। क्योंकि सीपैक तो समझे बन गया, बिल्कुल गवादर पोर्ट बन गई, सीपैक बन गया, अब इसने अपना मोमेंटम खुद बनाना है और ये चल पड़ेगा। सवाल जो बुनियादी है, जो शायद हमें करना चाहिए था 1990 में जब हमने
बुनियाद गवादर की डाली थी, तो उस वक्त ये करना चाहिए था और अब तक हमारे पास बड़ा वक्त होता कि हम उसकी तैयारी कर सकते। मेरे ख्याल में हम वो तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब उसका मुतबादिल क्या है? क्या हम ना चलें उस पर? ज़ाहिर है कि वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अभी हम जितने तैयार हैं उसी तैयारी के साथ सीपेक तो हमने लॉन्च कर दिया जी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब इस बात को समझते हुए कि हम पीछे हैं जी, हमें हंगामी बुनियादों पे वो तैयारी जो है उसकी रफ्तार को बढ़ाना चाहिए। हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम उस ब्रेसअप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन हंगामी और आहिस्ता आहिस्ता दो मुख्तलिफ टर्म्स हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, जी जी, लेकिन हंगामी बुनियादों पे करने की ज़रूरत है। ठीक, वो अर्जेंसी शायद अभी तक नहीं आई जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग समझते हैं जिस बात को, वो शायद उस शिद्दत से अभी तक हमारे अंदर समझ नहीं आई कि हमने इसको जो तैयारी करनी है, जो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे शायद उसकी तरफ आपका इशारा है कि हमने तैयार करना है अपने लोगों को। वरना फिर ये होगा कि ये तो नहीं कि पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठाएगा, दूसरे उठा लेंगे, लेकिन निस्बतन जितना फ़ायदा हमें उठाना चाहिए शायद उतना हम ना उठा पाएँ। सर, वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हम इसको शामिल कर सकते हैं कि ये जो इंटरडिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी में बदल जाएगी अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर ना किया, और कल ऐसा ना हो जो आज हम यूएस को इल्ज़ाम देते हैं, कल हम किसी और कंट्री को ना दे रहे हों? जी यकीनन, बिल्कुल। देखिए, आपने अपने घर की हिफाजत खुद करनी है। बिल्कुल। अगर आप मुझे रास्ता देंगे जी, मेरे लिए दरवाज़े खोल देंगे, डोरबेल हटा देंगे, तो फिर यकीनन मसाइल होंगे। तो हमने जो है अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हम जो अभी इस वक्त एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, हाँ जी, हम जो इक़दामात कर रहे हैं, हमने ये इंश्योर करना है कि वो पाकिस्तान के मफाद में। और उसके लिए अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बुनियादी ज़रूरत जो है वो है सियासी इस्तेहकाम की और इत्तेहाद की। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में ये सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे, तो फिर हम वहाँ पे ताकतवर तरीके से बैठ के नेगोशिएट नहीं कर सकेंगे एग्रीमेंट्स। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम आपस में एक हों, जो भी गवर्नमेंट हो उसको सपोर्ट करें, ताकि वो एक सपोर्ट के साथ लोगों की टेबल पे बैठे और लोगों के साथ यकीन के साथ नेगोशिएट करें। मोहम्मद अली जिन्ना के 3 प्रिंसिपल्स, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, मेरे ख्याल में वो हमें ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। वो भी ठीक हो गया, लेकिन इसी तरफ से अगर हम इसको देखें इस एंगल से, जैसे मैंने कहा डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी में बदल जाएगी। आपने लोन्स का जिक्र किया, आपने इंटरेस्ट रेट्स को अगर आप देख लें तो कुछ नाकदीन ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो वो उसके साथ एक एनालॉजी ड्रा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो क्या इसके इतने सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हम लोग इसके लिए तैयार ना हुए या इसको अच्छे तरीके से मैनेज ना किया हमने? जी, एक तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाली एनालॉजी को अगर मैं वजाहत कर सकूं इसकी, जी प्लीज़। कि देखिए, जो कॉलोनीज़ बनाई गई वो दूर बनाई गई, अपने पड़ोस में नहीं बनाई गई। तो ये तो ज़हन में रखिए कि जो ताकतें अपने से दूर अफोर्ड कर सकती हैं कि कोई अदम इस्तेहकाम हो, लेकिन कोई भी सुपर पावर ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसके पेरिफेरी पे, बॉर्डर पे कोई इस किस्म की सिचुएशन हो। तो इसलिए चीन के, क्योंकि हम चीन के हवाले से बात कर रहे हैं, चीन के अपने मफाद में ये नहीं होगा कि वो यहाँ पे कोई इस किस्म की सिचुएशन पैदा करे। चीन के अपने मफाद में ये है कि उसके कम अज़ कम जो पेरिफेरी पे ममालिक हैं उनमें इस्तेहकाम हो, उनमें अमन हो और तरक्की हो। आप ये देख लीजिए कि
अमेरिका बहादुर ने दुनिया का कोई खित्ता छोड़ा नहीं जहाँ पे उन्होंने महाज़ाराई ना की हो, लेकिन अपने कॉन्टिनेंट पे उन्होंने मिलिटरीली इस किस्म का कोई काम डायरेक्ट नहीं कन्फ्रंटेशन में नहीं आप देख लीजिए, छोटे छोटे मुल्क वेनेजुएला और क्यूबा जैसे ममालिक भी सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई नहीं की या कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं की, इसलिए कि वो फिर आपकी तरक्की को रोक देते हैं। तो इसलिए मैं इस किस्म का कोई ख़तरा महसूस नहीं करता। लेकिन बहरहाल ये दुरुस्त है कि आप कितना फ़ायदा उठाते हैं एक अपॉर्चुनिटी से, वो आपकी आमादगी पे होगा, आप कितने तैयार हैं उसके लिए, कितने मुस्तहकम हैं कि आप उससे फ़ायदा उठाएं। यकीनन अगर आप नहीं उठाएंगे तो दूसरे तो फ़ायदा उठाएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि सीपैक तो आप चल पड़े। और बलूचिस्तान, अगर आप सीपैक की बात करते हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल है। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बैकबोन है इस प्रोजेक्ट, इस कॉरिडोर की सक्सेस में और गवादर की सक्सेस में। यकीनन आप उस तनाज़र में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है, अब उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं एक स्टेबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, क्योंकि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर उस तरह से हम देखें, हम इसको अलहदा से नहीं देख सकते। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी चाइना की स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। सो उसको अब हम इस तनाजुर में देखें कि दोनों दोस्त मुल्क चाइना और पाकिस्तान इस मामले को आगे लेकर कैसे जा सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर बलूचिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप समझें कि सीपैक नहीं चल सकती। बिल्कुल अगर सीधी सी बात की जाए तो इसमें बगैर लगी लपटी के। लेकिन मैं एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ज़्यादातर जो हैं वो उस खित्ते से वाकिफ़ नहीं हैं जी। और वो बैठ के मीडिया से मालूमात हासिल करके और उस पर बात करते हैं। मैं गवादर को तकरीबन 30 साल से देख रहा हूँ। मैं नौजवानी में वहाँ गया था और उसके बाद वक्फे से मैं जाता रहा, और आपको मालूम है कि अभी भी मैं रिसेंटली वहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था। तो मैं देख सकता हूँ कि जो वहाँ पे तब्दीली आ चुकी है, जबकि अभी पोर्ट जो है वो पूरी तरह ऑपरेशनलाइज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक फंडामेंटल चेंज जो है गवादर शहर के अंदर, जो एक बिल्कुल छोटा सा खस्ता हाल मछेरों का एक गांव था, कस्बा भी नहीं था, वो अब इस वक्त एक शहर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और वो तरक्की, ये कोई ऐसी बड़ी तरक्की नहीं है कि इस पर आप फ़ख्र करें, लेकिन ये एक बुनियाद है जिससे पता चलता है। अब वहाँ के लोगों को भी ये नज़र आना शुरू हुआ है कि इससे फ़ायदा हो रहा है। ज़ाहिर है वहाँ पे ज़मीनों की कीमत बढ़ गई, बड़े लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। जो ज़मीन कौड़ियों के मोल नहीं बिकती थी, अब वो हर कोई वहाँ पे जा रहा है और अब उनको अपनी अहमियत समझ आ गई। अब वो भी, शुरू में उन्होंने बड़ी सस्ती बेची, अब वो भी ज़रा, तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक तो ये कि तरक्की तो ऑटोमेटिक है, ठीक है। आप अगर अब उस पर मेहनत ना भी करें तो तरक्की तो हो रही है। हमने मेहनत ये करनी है कि वो तरक्की सिस्टमेटिक हो, ताकि एक कंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ हो, ताकि वो खत्ते को यकसा फ़ायदा पहुंच सके, जैसे कि आपने कहा पूरे सूरज। और सर एक और पहलू उस तरक्की का पाकिस्तान की यूनिटी में एक किरदार होना चाहिए। वो तरक्की हमें यूनिटी से दूर ना लेके जाए। बहुत अहम। देखिए ना, बिल्कुल। देखिए, एक बुनियादी वजह जो नौजवान जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में आता है, जो आप एंटी स्टेट हैं, ये वो मुआशी और तालीमी पसमानदगी भी है। ठीक। तो अगर उसको रोज़गार मिल रही है, उसको तालीम मिल रही है, तो वो वैसे ही मेन स्ट्रीम में आता चला जाएगा। और आप कह लीजिए टेररिस्ट या एंटी स्टेट एलिमेंट्स के लिए जो एक ग्राउंड है, वो तंग होता जाएगा। जब आपको रोज़गार मिल रही है, आपको पढ़ाई के मौके मिल रहे हैं, आपके हालात बेहतर हो रहे हैं,
तो फिर आप ये रिस्क नहीं लेंगे कि आप जो है वहाँ रिक्रूट हो सकें और उस लालच में वहाँ तक जाएं। तो ऑटोमेटिकली जब एक तरक्की की तरफ मुल्क चलता है तो फिर लोग ओनरशिप भी लेना शुरू कर देते हैं, इकट्ठे भी हो जाए। अभी हमने देखा पिछले दिनों के बहुत से लोगों ने हथियार डाले जो पहले स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे। तो चीज़ें जूं जूं बढ़ती जाएंगी वो बेहतर होती जाएंगी। हमें, मेरा ख्याल है कि पेशेंस की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जो 70 साल में हमने बोया है जी वो हम 2-4 साल में जो है वो नहीं उसको बदल सकते। वो फसल तो हमें काटनी है और हम काट रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चलेंगे। और जैसे स्टेट ने भी, अभी आप देखें स्टेट भी, बाकी जो सूबे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। अभी सेनेटर की जो सिलेक्शन थी वो भी इस तरफ निशानदेही कर रही है कि पूरा पाकिस्तान कमिटेड है और वो चाहता है कि बलूचिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, ताकि बलूचिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ट्रांसलेट किया जा सके पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जा सके रीजन की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम गवादर, सी पैक और मैरी टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर अज़हर अहमद ने। वापस चलते हैं डॉक्टर अज़हर अहमद की तरफ। सर, हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे और इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहे थे और इंटरनल कोहेशन की बात कर रहे थे, लेकिन हम उसी से रिलेट करना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इकनॉमिक और पॉलिटिकल अब डायरेक्टली लिंक कर रही है चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के साथ। अब उनके लिए भी पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक होना एक बहुत अहम अंसर है। तो आप इस तनाजुर में दोनों ममालिक की कोलैबोरेशन को कैसे देखते हैं, स्पेशली बलूचिस्तान को लेकर? जी देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि मुल्कों के दरमियान दोस्ती जो है वो बुनियादी तौर पे मफाद के ऊपर ही होती है। हम पाकिस्तानी थोड़ा सा जज्बाती लोग हैं, हम बड़े जल्दी जो है वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और दुश्मनी में भी उतने ही जल्दी बिल्कुल मुब्तला होते हैं। लेकिन मुल्कों के दरमियान जो है आपके कॉमन इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। चीन से खुशकिस्मती के साथ हमारे कॉमन इंटरेस्ट रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, क्योंकि चीन को भी हमारी ज़रूरत है। तो एक तो ये हम ज़हन से निकाल दें कोई एहसास कमतरी के चीन हम पे एहसान कर रहा है। जी। चीन हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, चीन अपने मफाद में काम कर रहा है और हमें भी अपने फ़ैसले अपने मफाद में ही करने हैं। जहाँ चीन के साथ वो मफाद हमारा मुश्तरक होता है वहाँ करें, जहाँ नहीं होता वहाँ बड़ी मोहब्बत से माजरत कर लें कि जी ये हमारे मफाद में नहीं, हम नहीं कर सकते। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीन छोड़ के भाग नहीं जाएगा, क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत है। और मुल्कों के दरमियान ये बातचीत चलती रहती है। आप अभी भी अगर देख लीजिए कि मेरा ख्याल है क्रेडिट हमें देना चाहिए जिस किसी ने भी ये सीपेक का फार्मूला ईजाद किया, क्योंकि इससे पहले तो चीन के लिए तो बड़ा एक अच्छा था कि एक रास्ता पाकिस्तान के सेंटर से जा रहा था जी, गवादर से खुंजराब और आगे काशगर की तरफ। जी चीन को सूट करता था। चीन को तो इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स फैलाता और वो सब कुछ करता, कॉरिडोर एक मुकम्मल जी कॉरिडोर बनाता। उनको तो वो एक सड़क काफ़ी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उन तक बात पहुंच जाती। लेकिन ये किसी ने एक अच्छा नेगोशिएट किया कि उसके अंदर उन्होंने अपने फ़ायदे की चीज़ें भी डाली। अब सेंट्रल रूट पीछे रह गया जो चीन का था, अब आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न रूट्स जो हैं वो आगे आ गए, इकोनॉमिक जोन्स आ गए। एनर्जी पे आप देख लीजिए कि एनर्जी सेक्टर 3-4 साल के अंदर शायद हमने उतनी एनर्जी प्रोड्यूस की है जो हम 30-40 साल में बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे पता चलता है कि आप अगर नेगोशिएट करना चाहें एतमाद के साथ और ईमानदारी के साथ,
तो आप कर सकते हैं। और गेंस भी हैं। और गेंस भी हैं, बेतहाशा गेंस हैं। तो इसलिए हमें अपनी इस हैसियत को समझ के यकीन के साथ और एतमाद के साथ डील करना चाहिए अक़वाम आलम के साथ कि हमारी अभी ऐसी हैसियत है। अभी ये एक ट्रांजिशनरी फेज़ है। जी बिल्कुल। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि हम तो अपने इमीडिएट हालात देख रहे होते हैं, हमारी नज़र वो दुनिया पे और वो जोग्राफियाई अवामिल पे आम आदमी की नहीं होती। तो इसलिए उससे लगता है कि शायद बहुत ही हालात ख़राब हो गए हम बड़। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ आगे बहुत दरख्शां वो देख रहा हूँ, लेकिन ये चंद साल यकीनन हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हैं क्योंकि कुछ ममालिक नहीं भी चाहते, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि वो बस उस तरफ मैं आता हूँ। बिल्कुल। उससे पहले एक आपने जैसे कहा आम आदमी को अवेयरनेस नहीं है, मैं तो कहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि आपने आपकी अपनी बुक में मेंशन किया मैरीटाइम स्ट्रेटजी के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली हम में से शायद 1% पढ़े लिखों में से 1% लोगों को पता हो कि मैरीटाइम स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर तवज्जो रही है लैंड फोर्सेस की तरफ, लैंड स्ट्रेटजीज की तरफ। तो अब क्या आप किसी किस्म की तब्दीली देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने अपने आप को रीएडजस्ट किया है कि अब वो लैंड सिक्योरिटी की तरफ भी रखे नज़र, लेकिन अहमियत की हामिल जो कि मैरीटाइम स्ट्रेटजी है उसकी तरफ भी कुछ काम किया जाए? जी मुख्तसरन तो ये कि तब्दीली मैं देख रहा हूँ, तब्दीली मुस्बत देख रहा हूँ, लेकिन तब्दीली अभी ज़्यादातर मैं सोच में देख रहा हूँ। अभी अमली तौर पे जैसा कि आपने कहा कि कुछ वो इक़दामात जिनसे नज़र आए कि आप का फोकस जो है वो मैरीटाइम की तरफ है, वो अभी उस तरह नहीं है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम लोगों ने अभी सोचना शुरू किया, उनको समझ आनी शुरू हुई है, और इसमें सीपैक का एक बड़ा हाथ है कि अब लोग ये अभी हमने गुज़श्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस की थी इसी मौजू के ऊपर, आप भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे, आपने कवर किया था उस कॉन्फ्रेंस को, और उसमें आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जंजुआ साहब, बिल्कुल नासिर जंजुआ ने एक बड़ी मुफस्सल प्रेजेंटेशन दी थी, और मैंने बाद में अर्ज़ भी की थी कि ये एक बड़ा अच्छा शगुन है कि एक आर्मी का जनरल जो है वो बात कर रहा है मैरीटाइम की, इंडियन ओशन के ऊपर। तो सोच में तब्दीली आ रही है। बात वही है जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को तेज़ करने की ज़रूरत है कि दुनिया बहुत तेज़ है। जी बिल्कुल। वो हमें देर लगती है ज़रा नई चीज़ को अपनाते और फिर उस वक्त तक जो है वो दुनिया कहीं और निकल चुकी होती है, तो वो हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन हम सही रास्ते पे हैं। बहुत सी कोताहियाँ हैं, बहुत से काम गलत हो रहे हैं, हर चीज़ ठीक नहीं हो रही, लेकिन जनरल डायरेक्शन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी वो सही सिमत में। वो जो हमारी लैंड ओरिएंटेशन पहले रही उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। हमारे हालात, हमारी तारीख ऐसी थी पाकिस्तान बनते वक्त के हालात के, शायद उस वक्त बिल्कुल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के साथ आप इतना बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहे थे, उस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी आपके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे जिसकी बेस पे अब भी नहीं और अब भी नहीं है। तो हम इस टॉपिक पे भी मैं आऊँगा क्योंकि ये भी एक बहुत अहम है, क्योंकि अभी दुनिया की बड़ी ताकतें कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। मैं उस पर आखिर में ज़रूर आपका कमेंट लूँगा। एक और चीज़ जो आपने अपनी बुक में मेंशन की कि गवादर पोर्ट हमें सिक्योरिटी डायलेमा से बाहर की तरफ लेके जा सकती है। सिक्योरिटी के तनाजुर में गवादर कैसे हमारी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकती है और चैलेंजेस क्या फेस आ सकते हैं गवादर की सिक्योरिटी को, क्योंकि गवादर की सिक्योरिटी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ डायरेक्टली लिंक होती हुई नज़र आ रही है। जी अगेन ये वो मौजू है जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है। अच्छा, एक तो सिर्फ हमें नहीं, चीन को पीस सिक्योरिटी डायलेमा से गवादर पोर्ट बाहर ले आएगी। आप जानते हैं मलाका डायलेमा चीन के प्रेसिडेंट की अपनी कॉइन की हुई टर्म है हू जिनताओ की, तो चीन को भी ये उस सिक्योरिटी डायलेमा से बाहर निकलने में मदद देगी। तो ये हम कोलैबोरेशन देखते हैं ग्वादर के ऊपर बोथ नेवीज़ की। जी नहीं, बुनियादी तौर पे मैं तो गवादर को एज ए कमर्शियल पोर्ट ही देखता हूँ। मैं गवादर में अभी
जो है मिलिटराइजेशन या नेवी को आते नहीं ठीक है देख रहा, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। नेवी के लिए हमारे पास करीब ही दूसरी पोर्ट्स मौजूद हैं, तो गवादर पे लाए बगैर भी। गवादर को मैं इस तरह कहता हूँ कि देखिए, अब तक जो आपका बुनियादी इन्हिसार था आपकी तमाम बरामदात का, वो सिर्फ कराची पे था। ऐसे ही है। अगर आप पोर्ट कासिम को भी देखते हैं तो हमारे नुक्ता नज़र से, जी मैरीटाइम नुक्ता नज़र से, कराची और पोर्ट कासिम एक ही पोर्ट है, क्योंकि वो इतना करीब हैं कि उनकी सारी इम्प्लीकेशंस और वो इकट्ठी हो जाती। आपने टर्म भी यूज़ की, कॉम्प्लेक्स की। जी, वो बिल्कुल एक पोर्ट कॉम्प्लेक्स आप उसको कह सकते हैं, बिल्कुल। अलहदा वो पोर्ट्स नहीं है। तो हमारा पूरा इन्हिसार उन पे था। अब अगर आप नक्शा देखें पाकिस्तान का, तो कराची बिल्कुल एक कोने में आता है। हाँ जी। यहाँ से अप्रोच आपकी जो है वो जाहिर है कि पूरी इंडिया की बिल्कुल सरहद है, तो वो तो आप उसको भूल जाएं। दूसरी तरफ आपका जितनी भी बरामदात हैं, चाहे वो रेड सी से आ रही हैं, यूरोप की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से या गल्फ की तरफ से, और आपका सारी बरामदात यहीं से, खास तौर पे आपका 90%, जैसे कि आप बुक में मेंशन भी करते हैं कि 90% ट्रेड तो कराची कॉम्प्लेक्स से हो रही है। और आपका जो बुनियादी जो तवानाई है, जो तेल है, वो तो 100% आपकी वहाँ से आ रही है। तो वो आपका इलाका वल्नरेबल था कि आप गल्फ से जब निकलते हैं तो कोई 1000 किलोमीटर आप 2.5-3 दिन की मुसाफत तय करके आते हैं, और वो उस पे खुदा ना खास्ता अगर आप जंग की सूरत हाल देखते हैं तो अटैक हो सकता है। ठीक। तो सबसे पहले तो ये कि जैसे ही गवादर बीच में आ गया, इंडिया से गवादर बहुत दूर हो गया। आपकी जो करीब तरीन उनकी एयरफोर्स की बेसेस हैं, वो भी 700-750 किलोमीटर दूर चली गई। तो उनके लिए यहाँ आके अटैक करना बड़ा मुश्किल है। वहाँ से गल्फ से आपके जहाज़ निकले और सीधा गवादर में। तो वो जो बात आप दिनों में कर रहे थे, वो घंटों में आ गई। ठीक। तो आपका सिक्योरिटी डायलेमा तो वैसे ही सॉर्ट, क्योंकि आपकी नेवी हमारी छोटी सी, आपको पता है, नेग्लेक्टेड फोर्स। आपकी पूरी नेवी, वो 1-2 जहाज जो आने होते थे, जी बिल्कुल, वो उनकी हिफाजत पे लग जाती थी। जी हाँ। बाकी बिल्कुल जंग के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं था। जी। तो जब नेवी वहां से निकलेगी तो आप अपनी दरियाई हदूद की, समुद्री हदूद की प्रोटेक्शन कर सकेंगे। ठीक है। तो फिर आप वहाँ गवादर से देखिए कि जो बाकी बैनुल-अक़वामी एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हैं, जी बिल्कुल, वो भी उस इलाके में नीचे गल्फ़ के पास और वहाँ पे ज़्यादा ऑपरेट करती हैं। तो वहाँ से आप इस पोजीशन में हैं कि अगर आप चाहें कि उनकी आमदोरफ्त के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ठीक। इंडिया का भी तेल बिल्कुल, और बाकी तमाम मालिक का तेल भी ज़्यादा गल्फ़ से ही आता है। तो आप अगर गवादर पे बैठे हैं तो आपके लिए आसान है कि आप तो उसका भी किसी किस्म की डिटेरेंस कह सकते हैं। जी बिल्कुल, यकीनन बिल्कुल। इसको आप डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी ये बहुत अहमियत की हामिल है, और ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक एज देती है कि आप किसी भी मुल्क की, सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी मुल्क जी जिसकी बरामदात जो है वो पर्शियन गल्फ से हो रही हैं तेल की, और वो इस खत्ते के सारे मुल्क वहाँ से तेल लेते हैं, आप उसको रोक सकते हैं। लिटरली आपकी वो इस ऑप्शन है आपके पास, पोजीशन में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से ये आपको, फिर आप ये देखिए कि आप कन्फाइन नहीं होते। एक अगर आप 71 को याद करें 1971, तो 71 में आपकी पोर्ट पे हमला हुआ था और आपका बड़ा नुकसान हुआ था, और आपके अगर वहाँ पे 1-2 जहाज़ों को तबाह कर दिया जाए बंदरगाह पे, आपकी नेवी बंद, ब्लॉक हो जाए। बिल्कुल। अब आपके पास 900 किलोमीटर की हदूद में कराची की बंदरगाह है, और मारा की बंदरगाह है, गवादर की बंदरगाह है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी होंगी। तो वो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस आ गई कि आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन बहुत फ़ायदेमंद है। सिक्योरिटी के बाद अब रीजन की तरफ आते हैं। रीजन में अगर हम बात करें, इंडिया
उसकी साइकी तो हमें समझ आती है वो क्या चाहता है, और यूएस के साथ अगर देखा जाए उसका जो एक इल्हाक हमने होते हुए देखा है उसकी भी समझ, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी हमें समझ आती है। इन 3-4 ममालिक में अगर हम देखें ईरान, तो ईरान एक बहुत, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि जो कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, हमारे पास जो वे आउट यहाँ नज़र आ रही है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं जो कि अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे हैं। अभी रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ जब पाकिस्तान आए हुए थे तो उन्होंने दोनों पोर्ट्स का जिक्र किया कि आप चाबहार में इन्वेस्टमेंट करें, और पाकिस्तान ने उन्हें इन्वाइट किया कि आप सी पैक में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इस कोलैबोरेशन को का पोटेंशियल क्या देखते हैं आप, और इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि अगर एक नुक्ता नज़र से देखा जाए तो अगर हम ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेते हैं, और अच्छे से मुराद बेहतरीन कर लेते हैं, बेहतर तो हमारे ऑलरेडी हैं ही हैं, तो उसकी हमारे जो एक इंसर्कलमेंट जो करना चाह रहा है, एक तो उसको बहुत बड़ा धचका होगा, इंडिया को बहुत बड़ा धचका होगा, अफगानिस्तान में जो यूएस बैठा उसके लिए भी एक परेशानी का बायस होगा, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स आ जाएंगी। तो सर इस बायलैटरल रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं, ग्वादर पोर्ट को लेकर और चाबहार पोर्ट को लेकर? जी देखिए, ये एक बड़ा हसास मौजू है। मेरे ख्याल में हमने ईरान को स्ट्रेटिजिकली शायद वो अहमियत नहीं दी अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, अपनी पॉलिसी के अंदर, जो वो डिज़र्व करते थे। ठीक, शायद उस तरफ से भी आप ये कह सकते हैं, ये गिला कर सकते हैं, लेकिन हम तो अपने मफाद की बात जी बिल्कुल कर रहे हैं। और हमारा एक ख़ास ब्लॉक में होने की वजह से शायद हमारे ऊपर प्रेशर रहा और हम उस तरह खुल के ईरान की तरफ नहीं जा सके। अभी जो ख़ास तौर पे ये सूरत हाल डेवलप हो रही है, हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जैसा आपने ख़ुद भी फरमाया कि ईरान हमारे लिए बहुत अहम है मुस्तक़बिल के लिए। सीपेक की वजह से और ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि सीपेक बलूचिस्तान के बिल्कुल जो है वो करीब हैं, उनके बॉर्डर पे हैं। चाबहार पोर्ट को आप देख लीजिए, फ़कत मेरे ख्याल है 110 किलोमीटर का सीधा रास्ता है वहाँ से। तो एक ख़ास लॉबी है जो कि आपको कंपटीशन में लाना चाहती है कि हमेशा वो ग्वादर और चाबहार को कॉम्पिटिटिव आमने सामने लाते हैं कि मुकाबला कर, ये इसका बिजनेस ले लेगा, वो उसका बिजनेस ले लेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो जवाद ज़रीफ साहब की, मैं भी वहाँ पे मौजूद था जब उन्होंने वो बयान दिया, वो एक पैगाम है लोगों के लिए, और फिर जो है वो उसका हमारी तरफ से भी जवाब जो है मुस्बत आया। वो पैगाम है कि हम आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं तैयार, हम दोस्त मुल्क हैं, हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते। वो दोनों पोर्ट्स अभी लिमिटेड हैं, उनकी कैपेसिटी छोटी हैं। अगर वो आपस में शेयरिंग कर लें, तो जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि कराची और पोर्ट कासिम पोर्ट कॉम्प्लेक्स के तौर पे करता है, तो आप इसको भी एक पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह इस्तेमाल करके और कॉम्प्लीमेंट्री पोर्ट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो एडवांटेजेस उसके हैं वो उठाएं, जो एडवांटेजेस हमारे हैं उठाएं। और ईरान को फिर मैं वही कहूँगा कि ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, क्योंकि अगर ईरान ने चीन के साथ कनेक्ट करना है तो उसके पास भी रास्ता यही है। बिल्कुल। दूसरा तो फिर रास्ता 3 गुना लंबा हो जाएगा अगर सेंट्रल एशिया से जाए और वो 3 ममालिक भी बीच में आएंगे, तो यही बेहतर रास्ता है। और वो तैयार हैं, ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए भी वो बड़े अरसे तैयार हैं। आपकी IPI भी आपके बॉर्डर के ऊपर तक पहुंचा दिया उन्होंने, आगे हमारा काम है करने का। बिजली तैयार है। मुझे याद है वो पिछले एम्बेसडर से भी मेरी अच्छी बातचीत थी, तो उनको जाते हुए सिर्फ यही एक रोना था कि मैं ये बिजली का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पाकिस्तान के साथ कर पाया। ठीक। तो वो भी तैयार हैं। अभी उन्हें भी ज़रूरत है, क्योंकि वो भी कुछ आइसोलेशन का शिकार हैं। और मेरा ख्याल है ये बहुत बेहतरीन मौका है कि हमें इस दोस्ती को आगे लेके चलना चाहिए।
ठीक है सर। और दूसरा एक पहलू जो मैं आखिर में ज़रूर टच अपॉन करना चाहूँगा कि ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात का मतलब है अफ़गानिस्तान में कंपैरेटिवली ज़्यादा से हो जाएगी आपकी, और इंडिया को भी एक पैगाम मिल जाएगा, एक मैसेज मिल जाएगा, और वो जो हमें इंसर्कल करना चाह रहे हैं उसको, वो जो उनकी स्ट्रेटजी और प्लान है, वो उसके फेलियर में भी ईरान के साथ मज़ीद अच्छे ताल्लुकात एक अहम पहलू अख्तियार कर सकते हैं। सर लास्ट जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपके ऊपर एक तरफ से प्रेशर होता है तो दूसरा आपका हरीफ जो है वो मजबूत हो जाता है और वो फिर आप पे प्रेशर डालता है। तो जब उसको पता हो कि ये वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ शब्द का वो ज़रूरत नहीं रहती बातचीत की, अगर आप के कम से कम 2 मुल्कों से, चीन और ईरान, अगर 2 आपके हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत हैं और एक के साथ भी आप कह लीजिए कि अफ़गानिस्तान के साथ भी आपके ताल्लुकात को इतने बुरे नहीं हैं, वो कभी ऊंच नीच होती रहती है, जी जी, तो फिर आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ भी कमज़ोर हैं तो फिर उस रास्ते से भी आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। बिल्कुल, पॉलिटिकली आपको वीक किया जा सकता है अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना भी हो। यकीनन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुछ मजीद पहलुओं के बारे में, स्पेशली मैरीटाइम से रिलेटेड पहलुओं के बारे में मुझे जानने का भी मौका मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स के लिए भी इंफॉर्मेटिव रहा। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे सर। जी नाज़रीन, सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे पसंद करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना खूब सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।